ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थर्ड क्लास है आप लोगों की हिंदी की। तो अभी जितनी भी क्लासेस मेरी होंगी वो सारी अब बोर्ड पे ना होके कुछ इस तरह की रहेंगी, ठीक है। इससे आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आप लोगों को एक कंप्लीट सोल्यूशन नोट्स का मिल जाएगा। जो मैंने आप लोगों को बुक प्रोवाइड करवानी थी, बुक प्रोवाइड ना करवा के आप लोगों को हर एक टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे डिजिटल पेन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइटिंग भी ऊपर से साफ नहीं आ रही, इसलिए आप लोगों को मैं टाइप करके ही दिया करूँगा, ठीक। अब जो स्टूडेंट नए हैं इस बैच में, आप लोगों का कोई भी बैच होगा तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, इनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन जियोग्राफी के लेक्चर्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी डिजिटल पेन उनके पास नहीं है। आई होप मंडे से वो स्लाइड पे ही वर्क करना स्टार्ट करेंगे और स्लाइड से पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को ज़रूरी भी नहीं है कि वो वाली क्लासेस आप लोग अटेंड करिए। आप लोगों को जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवाए थे उनमें जियोग्राफी के और लेक्चर होंगे जो कि मैंने ही दिए थे, आप प्लीज़ उनको पढ़िए। वहाँ से भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आ जाएंगे अपने आप, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि जियोग्राफी के जो लेक्चर आप लोगों के हो रहे हैं वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइटिंग उनकी समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग बार बार मैसेज ना करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा है ये वाली जो क्लासेस हैं आप लोगों को फ्री हैं। जो आईटी वालों को आप लोगों को कुछ समझ आए ना आए इसके ऊपर आप कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जियो आईटी वालों को ऑलमोस्ट प्रोवाइड करवा दिया है जो जो आप लोगों के काम का है। बाकी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के हैं, टीजीटी आर्ट्स के हैं या कोई और स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए भी यही है कि आप लोग क्या करें जो मैंने यहाँ पे कहा है। बाकी मंडे से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी अच्छे से स्लाइड वाली क्लासेस। और साइंस का तो ऑलमोस्ट सही चल रहा है, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को राइटिंग समझ ना आए तो प्लीज़ आवाज़ से भी समझ सकते हैं, ओके। साइंस के नोट्स मिलेंगे सिर्फ ट्रैफिक वालों को, ठीक है जी। जो आईटी वालों को किसी तरह का कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। आप लोग प्लीज़ अपने हाथ से नोट्स बनाइए। इसके बाद रही बात हिस्ट्री की और रही बात आप लोगों की पॉलिटी की। हिस्ट्री आप लोगों का टोटल लेक्चर रिकॉर्डेड ही मिलेंगे, काफ़ी अच्छे लेक्चर हैं, कुछ भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता है। कोई भी बुक उठा लो, कहीं से भी उठा लो, टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन सारे मिलेंगे। पॉलिटी का भी यही सिस्टम है, अच्छे से पढ़ लोगे आपका HP ट्रिपल एस पी क्लास थर्ड वाला जो है, थर्ड फोर्थ का क्लास 2 वाला भी यहाँ से कंप्लीट होता है। इकोनॉमी की क्लासेस उसमें रिकॉर्डेड हैं, वो वाली पढ़िए, अच्छे से निकलेगा। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन अभी कुछ टाइम में मिल जाएंगे, इनके MCQs कंप्लीट होंगे, वहाँ से सारे क्वेश्चन याद कर लो। स्टेट लेवल का छोड़ो, सेंट्रल लेवल के सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। इतने लेवल के क्वेश्चन है मेरे पास, तो बस वो टाइपिंग हो रहे हैं, जैसे टाइपिंग होंगे आप लोगों को अपने आप MCQs उनके प्रोवाइड होंगे। नहीं तो जैसे ही आप लोगों की 8 या 10 दिन में हिंदी की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो मॉक टेस्ट आप लोगों के उसके भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, और उससे पहले हम रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग की क्लासेस को, ठीक है। तो इसी टाइम पे आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होंगी, यही समय रहेगा आप लोगों का 4 बजे का, 6 बजे का, 8 बजे का, 8:30 बजे का, 9:30 बजे का, जो भी होगा जो मैंने दिया है उसी के अनुसार। जियो आईटी वालों का कंप्यूटर का जो है आप लोगों का एक 9:20 पे क्लास हुआ करेगी डेली, कंटिन्यू रखूंगा मैं, कोशिश करूंगा डेली हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग इसको अटेंड करें। ट्रैफिक इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट हैं आप लोग भी अटेंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको वर्ड प्रोसेसिंग भी आएगा, तो आप लोग लगवाना चाहें तो कंप्यूटर की क्लासेस लगवा सकते हैं, बाकी आप लोगों पे डिपेंड है। बाकी इन चीज़ों को पढ़ते रहो, बड़े आराम से आप लोगों के सारे पेपर निकलते जाएंगे। आप लोगों के एग्जाम की गारंटी मेरे पास है, पर मुझे फॉलो करते रहो अच्छे से, जो बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करते रहो। ऐसा मत करना कि पढ़ा भी नहीं और बाद में मुझे आके कहा कि सर रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आप लोगों की गलती से नहीं आएगा, ठीक है। तो MCQs का भी ये ध्यान रखना, तो क्लासेस लगवाते रहिए। आज का जो टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है आप लोगों का, जिसमें हम बात करेंगे वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार में आप लोगों को 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं अगर आप लोगों का सिलेबस के अंडर आता है हिंदी। हिंदी के एटलीस्ट 15 क्वेश्चन अगर आपको आए तो 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों के व्यंजन से बनते हैं।
तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वर्णमाला वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, इसके वेद कितने हैं, व्यंजन क्या है, व्यंजन के वेद कितने हैं, अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह के वेद कितने हैं, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो जो चीजें मैंने रेड कलर में लिखी होंगी प्लीज उनको ध्यान में रख लेना। उनको लिख भी सकते हैं अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। 8 या 9 पेज हैं ये सारे, इनको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं 15-20 लाइन के बीच में। तो किस तरह बनाने हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम समझते नहीं है कि ऐसा कुछ आ सकता है, बट ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्वनि का सामान्य अर्थ होता है आप लोगों का आवाज। आप लोग मुझे सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, ठीक है जी। आप जस्ट मुझे सुन रहे हो, देख आप रहे हो स्क्रीन को। तो ध्वनि का सामान्य अर्थ हुआ आवाज। आवाज किस तरह की, पंखा आप लोगों का चल रहा है उसकी आवाज हो सकती है, पक्षियों के चहचहाने की हो सकती है, साइकिल की घंटी की हो सकती है, बस का हॉर्न हो सकता है, किसी भी चीज का, ठीक है। इसके बाद समझिए कि व्याकरण में ध्वनि का क्या अर्थ है। अब ये बात समझने वाली है। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बन गए। ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या है आप लोगों का, आवाज, बट व्याकरण में ध्वनि का क्या अर्थ है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। तो ये समझना, ठीक है। वर्ण कौन सा है, ये वाला, ये सब वर्ण होते हैं आप लोगों के। जैसे हमने कहा हमारे यहाँ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, तो यहाँ पे आप गणेश के वर्ण कर दीजिए, कितने हैं, ग, अ, न, ए, श और अ। समझ रहे हो। उत्सव को कर दीजिए, तो ये सारे आप लोगों के क्या होंगे, वर्ण। ये बात क्या हो रही थी, आवाज की। पंखा चल रहा है तो आवाज आ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं तो हमें ध्वनि आ रही है, उनकी आवाज आ रही है, साइकिल की घंटी बज रही है तो आवाज आ रही है। बट व्याकरण की बात करें, व्याकरण में क्या है, हम देख सकते हैं, ठीक है। ध्वनि में आप लोग मुझे सुन रहे हो, अब व्याकरण की बात इस स्क्रीन पे ऊपर आ गई कि आप यहाँ देख सकते हो गणेश लिखा है, तो गणेश के कितने वर्ण आगे आप लोगों ने टुकड़ों में उसको बांट दिया, तो ये आप लोगों का गणेश बन गया। आगे समझिए, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उसे क्या कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी की लैंग्वेज को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है छोटा सा, कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हैं वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अब यहाँ पे लिखा था गणेश, गणेश को हमने वर्ण में बांटा तो लिखा ग। अब ग के आप कितने टुकड़े कर दो, नहीं हो सकते इसके टुकड़े, और अ के टुकड़े नहीं कर सकते हो, न के टुकड़े नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ गए इस बात को, तो ऐसे समझना है इसको। अब हमने कंप्लीट किया, सबसे पहले मैंने कहा था आपको वर्ण। वर्ण आप लोगों को समझ आ गया, 2 तरह का है। ध्वनि के रूप में अगर बात, ध्वनि का सामान्य अर्थ आप लोगों का होता है आवाज, और व्याकरण में ध्वनि आप लोगों की बन जाती है वर्ण। तो 2 नाम है वर्ण के, ध्वनि में है, ध्वनि भी है। ध्वनि तब है जब हम उसे बोल रहे हैं, बट व्याकरण में ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण। और वर्ण के क्या नहीं हो सकते हैं, टुकड़े। एक वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णमाला है, वर्णमाला का मतलब किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। अब यहां से समझना वर्णमाला कैसे। आप एक शॉप पे जा रहे हो, शॉप वाले के पास सारा सामान है, ठीक है। अब मान लो आप क्लॉथ शॉप पे ही गए, उसके पास कितने तरह के कपड़े हैं, उसके पास 3 तरह के हैं, ठीक है, 3 जनरेशन के, छोटे बच्चे के, लड़कियों के और लड़कों के, ठीक है। और इधर से समझ लो स्त्री के और पुरुष के। अब बच्चों के कपड़े होंगे, उसको क्या करेगा, वो एक साइड लगाएगा, लड़के के एक साइड, लड़की के एक साइड, पुरुष के अलग, स्त्री के अलग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्णमाला को इसी से कनेक्ट करेंगे कि हर एक पर्सन के जितनी भी उसकी चीजें हैं उनको क्रमबद्ध में, मतलब कि सीक्वेंस में रखा गया है। इसी तरह वर्णमाला में क्या होता है, भाषा में प्रयोग होने वाले जितने भी आप लोगों के वर्ण होंगे उनको एक सीक्वेंस में रखना। अ आ ई, ऐसा तो नहीं है अ के बाद डायरेक्ट ई आ गया या री ई आ गया, ए आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। अ आ ई उ, ये सारे क्या है, एक तरह से इनको क्रमबद्ध में रखा गया है। जो कौन रखता है, वो रखता है आप लोगों का वर्णमाला। आप लोगों को क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला का क्या अर्थ है, आपने सीधा कह दिया कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ठीक है।
वर्णमाला को पूछेंगे वर्णमाला क्या है, आप कहेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यही पूछेगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, अब यहाँ पे आगत ध्वनियां आप लोगों की जो होती हैं, जो अलग होती हैं, आ ज फ, ठीक है, इनमें आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं पूछा गया है, टीजीटी वालों को पूछा गया था कि आगत ध्वनियां क्या होती हैं। तो आगत ध्वनियां आपकी 3 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो याद रखना 52 वर्ण है आप लोगों के। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल आप लोगों के 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद हैं, तो याद रखिए वर्णों के 2 भेद हैं, एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। अब स्वर को समझिए फिर व्यंजन को समझेंगे। स्वर का मतलब स्वर के वेद, ठीक है, स्वर का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती हो, तो ये कहलाते हैं आपके स्वर। स्वर का मतलब आप लोगों के उच्चारण किया आप लोगों ने किसका, वर्णों का। अब वर्णों का जब आप लोग उच्चारण कर रहे हो, तो आप लोग जब वर्णों का उच्चारण कर रहे हो, तो आपकी जो हवा है जो मुंह से बिना रुके ही बाहर निकल रही है, वो कहलाते हैं आप लोगों के स्वर। ठीक है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। यहाँ पे 2 डेफिनेशन आप लोगों की तैयार होगी। पहली डेफिनेशन तैयार हुई कि हवा मुंह में बिना रोके बाहर से निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, वो कहलाता है आप लोगों का स्वर। सेकंड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किसे बोला जाता है, तो वो आप लोगों के क्या होते हैं, वो आप लोगों के होते हैं स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। लिख सकते हैं अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इनको ध्यान में आप लोगों का काम है रखना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्वरों के भेद, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वरों के कितने भेद हैं, 3 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, अब सबसे पहले आया आप लोगों का ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ह्रस्व स्वर आता है तो ये दोनों अपने आप लोगों को आ जाएंगे। ह्रस्व स्वर आप लोगों का है जिन स्वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे आप लोगों को। ठीक है, ऐसे स्वर आप लोगों के जिनका उच्चारण करते समय आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी समय कम से कम लगे। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के हैं, 4, अ ई उ री, अ ई उ री। अब यहां से समझिए आप लोगों ने नोट्स कैसे बनाने हैं। जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा लगेगा कि हमें नोट्स कैसे बनाओ, सिंपल लिखना वर्ण, आगे लिखना वेद, आगे लिखना 2 स्वर, और हो गया व्यंजन। ठीक है, स्वर के भेद, स्वर की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी सबसे पहले क्या, हवा मुंह में बिना रुके बाहर, बस इतना सा लिखो। उसके बाद लिखो स्वर स्वतंत्र रूप से बिना दूसरे वर्ण, बस ये लिखो। आगे लिख लो कितने स्वर हैं, टोटल लिख लो 11, कौन कौन से हैं उसको लिखो। ये बीच में जो लिखी है ब्लैक लाइन में, इनको आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। इसी तरह ह्रस्व स्वर सिंपल लिख दो, कम समय लगता है जिसमें। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं इसके। तो 4 वेद कौन से हैं, अ है, ई है, उ है और री है। बस इतनी सी लाइन में आप लोगों का पूरा ह्रस्व स्वर कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी डेफिनेशन उतारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड से खेलिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का आएगा। बट प्लीज ट्रैफिक इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से समझना। ठीक है, नोट डाउन ऐसे ही करना जैसे मैंने करवाया है, उसके बाद जैसे मर्जी आप करिए, और साथ में इसके एमसीक्यूज निकाल लेना जो भी आप लोगों के बनते हैं, अदरवाइज मैंने प्रोवाइड करवाने हैं आपको, मैं देता रहूंगा। अब दीर्घ स्वर, मैंने आपसे कहा था कि आपको ह्रस्व स्वर आता है तो दीर्घ स्वर भी कर सकते हैं। ह्रस्व दीर्घ का मतलब 2 गुना, सिंपल सा याद रखना, ह्रस्व स्वर से लगभग जिसको बोलने में 2 गुना समय लगे वो आप लोगों का दीर्घ स्वर हो गया। इसके कितने स्वर होते हैं, 7 होते हैं, आ ई उ ए ओ। तो ये लिख लिया, ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर याद रखना 3 गुना समय ले रहे हैं ये, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि क्या आप लोगों का प्लुत स्वर का डिफरेंस है। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, ये चीजें आप लोगों की ये याद रखना। ठीक है, ये 3 रूप से आप लोगों का लिखा जाता है, ये कहलाता है। और उसके आगे क्या लिखते हैं हम लोग, 3 अंक लिख देते हैं, औम। ठीक है, औम, भैया, आ, पीछे का। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट ये आप लोगों का रहता है। बट आप लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे ही आएगा डायरेक्टली जैसे मैंने लिखा है, आप लोगों को ऐसे लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा बताइए ये कौन सा
स्वर है आप लोगों का। तो याद रखना जिसके पीछे ये चीज लग रही है वो प्लुत स्वर है, जिसमें 2 गुना समय लग रहा है वो दीर्घ स्वर है, जिसमें कम समय लग रहा है वो ह्रस्व स्वर है, और 3 गुना वाला तो आपको पता है प्लुत स्वर। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों की। इसके बाद आप लोगों की स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्र का मतलब होता है स्वरों को निश्चित चिन्हों को क्या कहा जाता है, मात्राएं। ठीक है, स्वरों की जो निश्चित चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह जो लगे मात्राएं कहलाती हैं। 2 कंप्लीट हो गए आप लोगों के, वर्ण हो गए, वर्णमाला हो गई आप लोगों की, और ये हो गया। अब इसके बाद है आप लोगों के व्यंजन। व्यंजन समझेंगे क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्यंजन का मतलब आप लोगों का जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर आपकी बाहर आए। याद रखना, हवा कंठ से निकलेगी फिर मुंह में रुक के क्या करेगी, बाहर आएगी। क्वेश्चन बनेगा व्यंजन के कितने वेद हैं, तो व्यंजन के टोटल 33 हैं आप लोगों के। ठीक है, हिंदी भाषा में मूल व्यंजन आप लोगों के कितने हैं, तो मूल व्यंजन हिंदी भाषा में टोटल हैं आपके 33। ठीक है, अब इसके बाद समझिए व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज याद रखना, या मैं थोड़ा सा गलत बताया आपको। हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं, 33, बट व्यंजन के अगर भेद पूछे जाए, नहीं सही बताया था, व्यंजन के अगर आप लोगों को भेद पूछे जाए तो है आप लोगों के 3, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, ये 3 पूछा जाएगा। अब सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श से आप लोगों को पता लग रहा है कि किसी चीज को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, हवा आपके कंठ से, हवा आपके तालु से, मूर्धा से, दांत से या ओंठों को स्पर्श कर कर कहाँ से निकलेगी, मुंह से बाहर निकलेगी। किस किस को टच कर रही है, कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दांत या ओठों को। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आप लोगों के, 25 होते हैं, और एक क से लेके म तक आप लोगों के रहेंगे। क से लेके, ऐसे मत समझना कि क से लेके म तक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आएंगी एग्जाम में। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और हर एक भाग को 5-5 व्यंजन दिए गए हैं। सबसे पहला भाग आप लोगों का क वर्ग है। क वर्ग में आपके क, ख, ग, घ और ग। आप लोगों से पूछा जाएगा, बताइए क से लेके घ तक का कौन सा वर्ग है, च से लेके य तक का कौन सा वर्ग है, ट से लेके ण तक का कौन सा वर्ग है, त से लेके न तक का कौन सा वर्ग है, प से लेके म तक का कौन सा वर्ग है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा क वर्ग बताओ कौन सा है, तो क वर्ग ये वाला है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे गलत दे दिया जाएगा, या तो ग दे देंगे या न दे देंगे। ठीक है, तो इस चीज की डेफिनेशन याद रखिए, ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन कंपल्सरी यहाँ से आता ही आता है आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का आएगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। स्पर्श आप लोगों के किसी चीज को स्पर्श कर रहे थे, बट ये जो आप लोगों के हैं इनका उच्चारण किसी के मध्य होता है। जो किस किस के मध्य, ये आपका स्वरों और व्यंजनों के मध्य। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, किन किन को ये, किन किन के मध्य होता है, स्वरों और व्यंजनों को। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वरों और व्यंजनों के मध्य होने वाले व्यंजन को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन थर्ड आप लोगों को आ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन किन दो के मध्य का होता है, स्वर और व्यंजन का। तो कौन से हैं आपके, टोटल कितने हैं, 4। य र ल व, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। ऊष्म व्यंजन आप लोगों का जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्म या गर्मी पैदा करे। ठीक है, पहले वाले कहाँ कहाँ टकरा रहे थे, कोई दांत से टकरा रहा था, कोई ओंठ से टकरा रहा था, कोई कहाँ टकरा रहा था, बट ऊष्म व्यंजन आप लोगों के डायरेक्टली किससे टकराते हैं, आपके मुंह से, और वहां पे गर्मी पैदा करते हैं, उसे ऊष्म कहते हैं। ठीक है, ऊष्म का मतलब गर्मी होता है। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं आप लोगों के, 4, श, स, स, ह। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, इनको उच्चारण करके समझ आ जाएगा क्या चीज मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद आता है आपका एक अयोगवाह। अयोगवाह है ऐसा जो कि आपका थोड़ा डीप लेवल पे आता है, और आप लोगों को फिर भी याद रखना पड़ेगा इसको। अयोगवाह का मतलब होता है, अयोगवाह का अर्थ अ के योग पर अर्थ वहन करे, मतलब अ की जगह अपना अर्थ वहन कर रहा है, वो अयोगवाह कहता है। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। जैसे यहाँ पे अ के ऊपर मात्रा लगी है, ये वाली बिंदी वाली, तो ये अयोगवाह है। प्रातः, आक कर रहा है ना ये,
तो ये भी आपका बनेगा। अंधेरा, अंधेरे के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है, ये वाली। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान रखना। अयोगवाह स्वर भी होते हैं, अयोगवाह व्यंजन के साथ लगते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को भी पूछा जा सकता है, स्वर और व्यंजन के साथ क्या लगता है, तो अयोगवाह। अयोगवाह हर जगह लगेगा, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। अब सबसे अच्छी चीज इसकी क्या है कि अयोगवाह के कितने भेद हैं, तो याद रखना दो ही है, एक अनुस्वार और एक आप लोगों का विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग जो हमने अभी पढ़ा, एक मैंने बिंदी बताई और एक मैंने डबल वाली बताई। तो अनुस्वार क्या है, सिंगल बिंदी है ये वाली, ठीक है, तो डॉट लगा सकते हैं, हंस अंश कंस कुछ भी समझो, तो वो अनुस्वार होगी। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार कहाँ से उच्चारण होता है, नाक से। विसर्ग आप लोगों का, ठीक है, विसर्ग का चिन्ह होता है ये वाला, प्रातः, नम है, अतः, कर्ण है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि ह के समान किसका उच्चारण होता है, तो ह के समान आप लोगों का हमेशा उच्चारण होता है विसर्ग का। इसके बाद आता है आप लोगों का अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह आप लोगों का क्या होता है, तो अनुनासिक का चिन्ह आप लोगों का चंद्र बिंदु होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है जी, जो पीछे पड़े हैं ना हमने सारी चीजें, तो ये चंद्र बिंदु, चांद ऐसे बना के ऊपर बिंदु, इसे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। हिंदी वर्णमाला में चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। आंख, गांव, सांप। अनुनासिक का अर्थ होता है नाक के पीछे आने वाली ध्वनि। गांव बोलोगे तो नाक के पीछे से ध्वनि आएगी, सांप बोलोगे तब भी आएगी, जैसे माँ। अनुनासिक का उच्चारण आप लोगों का नाक और मुंह के द्वारा किया जाता है, दोनों के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए, वैसे ये पूछा नहीं जाता है कि शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कहने की बात, शिरोरेखा ये होती है, ये जो शिरोरेखा ऊपर बना रही है ना हम, ये इसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन फिर भी पूछ ले, आप लोगों से अगर कहा जाए कि शिरोरेखा के ऊपर कौन सा प्रयोग होता है आप लोगों का, तो अनुनासिक प्रयोग होता है, जो चंद्र बिंदु के रूप में आप लोगों का रहता है। ओके, शिरोरेखा पर जब मात्रा लगी होती है तभी हम इसका प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे हैं, मैं, कहीं आदि। अब शॉर्टकट इसका अनुनासिक का और अनुस्वार का लिख दिया है मैंने। वैसे अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु नाक से निकलती है, अनुनासिक का करते हैं तो नाक और मुंह से निकलती है, तो ये ध्यान रखना, हंस और हंसना, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। हंस अंश कंश का उच्चारण आप लोगों का नाक से हो रहा है, और आंख, पांव, हंसना का उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन आप लोग जानते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से जो व्यंजन आप लोगों का तैयार होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे क और श से क्ष होता है, त र से त्र होता है, ज्ञ और यहाँ से ज्ञ होता है, श और र से श्र होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है द्वित्व व्यंजन, एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजन जो आप लोगों के होते हैं, जब उनको एक साथ आप लोग उच्चारण करते हैं या बोले जाएं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। न और न, न, गन्ना, न के बीच में न, त और त, ता, पत्ता, ल और ल, ल, दिल्ली, क और क, का, शक्का, ठीक है जी। तो ये याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। च और च, चा, बच्चा, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद र के रूप में भी इनको यूज किया जाता है। र के रूप में जब आप लोगों का स्वर रहित हो, उसके बाद अगर र का प्रयोग कर रहे हो, तो आप लोगों का उस व्यंजन के ऊपर क्या लगता है, रेफ के रूप में इसको किया जाता है। रेफ का मतलब ये वाला जो ऊपर होता है, परव, रे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है आप लोगों का। इसके बाद स्वर सहित व्यंजन जो आप लोगों का आएगा उसके ऊपर यूज करते हैं, र और व, रव, परव, गरव, करक, तरक, करम, धर्म, ठीक है। तो ये वाले बस इनके नाम याद रखना और इनके आगे पहचान लिख लेना, इतना सही लिखना है, आ जाएगा। इसके बाद स्वर रहित भी आप लोगों के व्यंजन हो, स्वर रहित र भी आप लोगों का होता है, जो कि पहले सर के ऊपर बैठेगा फिर पाँव में आ जाएगा। तो र का संयोग जब उसके पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से होता है, तो र पदेन के रूप में कहलाता है। जो मैंने ऊपर बताया आप लोगों का वो रेफ के रूप में कहलाता है, ये आप लोगों का पदेन के रूप में कहलाता है। तो नीचे आ गया, ये हो गया पदेन और ये हो गया रेफ, तो यही इसकी काम है। प और र, प्र, प्रेम, प्रकाश, आम्र, नम्र, ठीक है। इसके बाद याद रखना, स्वर रहित अगर आप लोगों का ट यूज हो, ठ यूज हो, ड यूज हो, ड यूज हो,
इसके बाद स्वर रहित र जोड़ने से आप लोगों का र पदेन के इस रूप में नीचे आता है। कौन से रूप में आता है? ये वाले रूप में, ठीक है, ये वाले रूप में आप लोगों का नीचे आएगा। टर, ट्र, ट्रेन, ट्रक, ड, ड्रामा, ड्रम, नोट, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें चीज है कि इसको हम क्या कहते हैं? पदेन भी कहते हैं। र का ये रूप आप लोगों का पदेन ही कहलाता है। बट याद रखना, वैसे आप लोगों को ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे मान लो आपको लिख के आ गया प्रेम, तो यहाँ पे बताया, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा है, तो याद रखना आप लोगों ने, ये है आपका पदेन। बट जैसे ही बात आप लोगों की इसकी आ जाएगी, ट्रेन होगा, तो ये भी आप लोगों का पदेन ही होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना, आप लोगों को या तो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि पदेन का सही कौन सा है, ऐसे बोलेंगे, और वहां पे ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। ठीक है जी, तो याद रखना ये वाला होगा आप लोग का, ओके। अदरवाइज ऐसे देते नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ये दोनों ही पदेन कहलाते हैं, आप लोगों को ऐसे ही दिया जाता है इसमें, ठीक है। अगर ऐसे देंगे तो इनमें, इन दोनों में से एक मिस होगा, या तो ये या ये, एक होगा इन दोनों में से। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है अपने, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए कौन कौन से आप लोगों के स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। मतलब कहने की यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है बन जाए, वैसे बनता है। देखिए, स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है जो स्पर्श करके निकल रही हो। क आपका स्पर्श करता है, ख, ग, ये सारे आपके स्पर्श करते हैं। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें बोलने में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। श, पीछे से आवाज आ रही है, श, स, ह, थोड़ा सा जोर लग रहा है आप लोगों का। स्पर्श प्लस संघर्षी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ। नासिका है, नाक से बोलने वाले, ड, ण, न, म, ठीक है, नाक से। पार्श्व व्यंजन आप लोगों का ल, ये किसी चीज को टच कर रहा है ऊपर पार्श्व में, ठीक है। प्रकंपी का मतलब होता है र, मतलब आप लोग अंदर, आप लोग देखना ये कुछ ना कुछ कंपन पैदा करता है। उदक्षिप्त व्यंजन आप लोगों का क्या होता है? ठीक है, उदक्षिप्त, ये ध्यान रखो इस चीज का। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको यहाँ भी दिखेंगी, यहाँ भी दिखेंगी, बट इनके साथ बिंदु नहीं दिखेगा, ठीक है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि जिसके साथ आप लोगों को छोटा सा बिंदु भी दिखे, तो ड, ढ, ठीक है। अर्ध स्वर आप लोगों का य और व, य और व, ठीक है। इसके बाद उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। जब आप लोग किसी चीज का उच्चारण करते हैं, उसमें आप लोगों को कितनी मात्रा में वायु की जरूरत होती है, ठीक है। श्वास की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि आप सांस लोगे वायु से, बिना वायु के सांस आएगी नहीं, तो उसमें कितनी मात्रा का प्रयोग करना, कितनी का नहीं। अलप प्राण और महाप्राण, अलप का मतलब होता है कम, तो अलप प्राण में आप लोगों को मात्रा कितनी लगेगी? कम होगी थोड़ी सी। महाप्राण में आप लोगों को ज्यादा लगेगी, बट एक चीज का ध्यान रखना, अलप प्राण में कम मात्रा लग रही है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। इसमें आप लोगों के पहले, तीसरे, पांचवे व्यंजन आते हैं। पहले, तीसरे, पांचवे हमने पीछे पढ़ा था ना, क से लेके म तक, वो वाले की बात कर रही है, क वर्ग वाले की, ठीक है। अंतस्थ, ठीक है, ये भी आप लोगों के व्यंजन होंगे, ओके। इसके बाद आप लोगों ने कुछ ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से हैं, इनकी पहचान आप लोगों ने रख लेनी है। अंतस्थ व्यंजन भी आप लोगों के अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, जो य, र, ल और व वाले होते हैं। उदक्षिप्त जो हमने अभी पढ़ा, ये वाला आप लोगों का व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? महाप्राण के अंतर्गत, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनकी बात की जा रही है यहाँ से। महाप्राण में आप लोगों को अधिक लगेगी, ठीक है, वायु की मात्रा जब उच्चारण में करोगे तो अधिक लगती है। बस इसका यही है, इसमें आप लोगों का दूसरा चौथा आता है, ख और घ, छ और ज, दिखा देता हूँ, हमने पढ़े थे यहाँ कहीं, यहाँ नहीं है। ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ख और ये, छ और ये, ठीक है, सॉरी ये, इनकी बात की जा रही है, ये आप लोगों को बताया जा रहा है आगे, ठीक है। महाप्राण में आप लोगों का ये वाले इसकी पहचान रहती है, और इसमें दूसरा और चौथा आप लोगों का रहेगा। ऊष्म व्यंजन श और स, ह, ये महाप्राण में आप लोगों के आते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम में भूल जाए तो प्लीज इसी चीज का ध्यान रखना, अलप प्राण में आप लोग जब बोलोगे तो कम वायु लगेगी आप लोगों की, ठीक है, और महाप्राण में आप लोगों को वायु का अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, वहां से भी होता है।
अदरवाइज आप इस चार्ट को भी पढ़ लेना। कंठ से बोलने वाले अ आ क ख ग सारे लिखे हैं, तालव्य से बोलने वाले ये वाले हैं, मूर्धन्य से बोलने वाले ये वाले, सारे इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बट डीप लेवल में बनता है क्वेश्चन, इनका एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो बाकी हैं इनको एक एक दो दो आएंगे, उनको यहाँ पे नहीं होगा। बट इन फ्यूचर आप लोग JEE तो नहीं रहोगे, इससे ऊपर भी लाइफ में कभी आगे बढ़ना होगा आप लोगों ने। इस टाइम बस आप लोगों को जॉब चाहिए, तो आप लोग प्लीज आप लोग पढ़िए। बट डीप लेवल में पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों के कोई ना कोई एग्जाम और भी आ रहा होगा उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक छोटी सी क्लास थी जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसके बाद होगी कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। कंप्यूटर की भी क्लास जो आप लोगों की होगी वो अब थोड़ी बोर्ड के ऊपर ना होके एक तरह की कौन सी होगी, टाइपिंग वाली होगी, ठीक है। जो मैं चीज़ें आप लोगों को समझाता था बोर्ड के ऊपर बैठ के, अब कुछ खास उस तरह का नहीं मतलब समझाऊंगा तो उसी तरह से, बट आप लोगों को सामने लिखा मिलेगा, ओके जी। तो 50 क्लास मैंने बोला था आज, जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, 50 क्लास कहने का मतलब बच्चे ये होता है कि 35 क्लासेस आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेंगी, उसके बाद 20-25 क्लासेस आप लोगों को लाइव मिलेगी, ठीक है। 50 क्लासों में अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, तो वो आप लोग कंप्यूटर को पढ़ नहीं रहे हो, कंप्यूटर के ऊपर टाइम पास कर रहे हो। पढ़ने की चीज़ें पढ़िए, जो पढ़ने वाली नहीं है वो पढ़ने वाली नहीं है। मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई ये कहता है कि मैं आप लोगों को 50 क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा कंप्यूटर की, वो भी हर एक टॉपिक की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो आप लोगों को सिंपल सी ये बात कह रहे हैं कि जो आप लोगों का कंप्यूटर है उसमें हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे सी। सी का मतलब होगा कि उसमें जो फालतू की चीज़ें होंगी जो आपके किसी काम की नहीं है, वो आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ पे। आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम में वही चीज़ पढ़नी है जो आपके काम की हो, ठीक है जी। तो ये है आपका मतलब। और आप लोगों ने अगर नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आप लोगों को दूंगा जो क्लासेस शाम को 6 बजे होंगी, हो सके तो उसके नोट्स मत बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बनाने की, बट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बट आप लोगों को मैं उसके PDF प्रोवाइड करवा दूंगा साथ साथ। और अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो वो भी बता देना, मैं हिंदी में भी टाइप करने की कोशिश करूंगा, अभी इंग्लिश में हो रहे हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी तरह के भी बच्चे आपको डाउट आए, कुछ भी आए, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दिया करें, आप लोगों को उसका रिजल्ट मिल जाया करेगा अपने आप ही, ओके। बाकी डरना नहीं है क्लासेस के लिए कि आप लोगों का पेपर अच्छा होगा बुरा होगा, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। बस आप लोग अपने आप ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। चाहे मेरे पे मत रखिए, बट अपने ऊपर पहले रखिए, मेरे ऊपर बाद में रखना। बट जितना चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ उस चीज़ को फॉलो करिए, गारंटेड है आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की। अदरवाइज अगर ऐसा होता मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस ही देनी थी, बट उनमें से एक टीचर ऐसा है जिसके पास थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस कारण मैं कोशिश करता हूँ जितनी किसी की हेल्प हो जाए तो बेटर रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने टीचर्स को, उनको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि बच्चों को आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो जैसा ही कुछ होता है हमारे और एडमिशन होते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उनको डिजिटल पेन दिलवाने की या कुछ भी ऐसा रहेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। धन्यवाद, 6 बजे मिलेंगे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर वाला कोई है, कोई और बैच का स्टूडेंट है, क्लास अटेंड कर सकते हैं कंप्यूटर की, उस चीज़ की चिंता मत करिए कि आप लोगों को उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। आप लोगों से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जितने चार्जेस लिए हैं उसी चार्जेस में आप लोगों को, मैंने कहा था 3, 4 या 5, आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।